हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी अब अपने 12th की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, लेकिन तैयारी जोरों शोरों की होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। प्यारे साथियों, आप सभी की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए रेगुलर कॉन्टिन्यू क्लास आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है आप सभी का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। प्यारे साथियों, आप अगर अभी भी जब भी सर्च कराओगे पहला चैप्टर क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कुछ भी लिख के सर्च करा दोगे यूट्यूब पर, आपको टॉप पर सबसे पहले वीडियो रैंक करता हुआ हमारा नजर आएगा। प्यारे साथियों, ये आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। इसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी बच्चों ने इतना प्यार दिया है। निश्चित रूप से जब आप वीडियो को पूरा देखते हो तो एक गुरु के अंदर, एक शिक्षक के अंदर जो एक शिष्य के लिए भाव होते हैं, वो और ज्यादा मेहनत करने को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जब उस वीडियो को इतना प्यार दिया है तब जाके ये चीजें अच्छी होती हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए करना भी पड़ेगा और आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखोगे यार, जब अच्छा चीज आपको मिल रहा होगा तो आपको उसे पूरा देखना भी है। अनावश्यक रूप से छोड़ के बीच से जाना वीडियो लेक्चर को बहुत गलत होता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी लाइव क्लास में जुड़ना है तो डेली रेगुलर क्लास में जुड़ना है यार, छोड़ना नहीं है क्लास को। अभी आपके पास समय है इत्मीनान से एक एक चीज को सीखने का, पढ़ने का, समझने का। प्यारे साथियों, बोर्ड परीक्षा में लिखने के नंबर मिलते हैं, यहां तक कि जब भी आप आगे बढ़ोगे तो लिखने का क्रम तो आपके जीवन में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में ज्यादा अच्छे समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए सेव हो जाती है। प्यारे साथियों, लिखने का ढंग, फिगर बनाने का ढंग आपको फिजिक्स में जरूर आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर एक फिगर को पहले धीरे धीरे अच्छे से समझना और उसको बनाने का प्रयास करना। हमने इसके पिछले लेक्चर में कूलाम का सदिश स्वरूप बताया और उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज है लेक्चर नंबर 4 पहले चैप्टर का। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। उम्मीद है आप उसी जोश और ऊर्जा के साथ इस क्लास को करोगे जो प्यार आपने पिछली क्लासेस में दिया है। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और मेरे साथ में हैंड रिटन नोट्स आप अपना बनाना तैयार कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई होनी चाहिए ऐसी कि पढ़ा सको दूसरों को। प्यारे साथियों, आप पढ़ोगे ना, सिर्फ यहां पर सीखोगे, फिजिक्स को फील करोगे, महसूस करोगे, सिर्फ बातों में नहीं। बच्चों, मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रहा हूं, बल्कि मैंने करके दिखाया है, और ऑलरेडी मैं आपके बीच में नए नए मोटिवेशनल वीडियोस और थॉट्स लेकर के आता रहता हूं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि 11वीं से 12वीं में जाने से पहले आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे शुरुआत करें 12वीं की कि हम 450 से ज्यादा नंबर ला सके। प्यारे साथियों, मैंने सिर्फ आपको बोला नहीं, बल्कि आपके लिए काम किया है, और सिर्फ इसलिए कि मुझे एक एक बच्चा बहुत प्यार करता है और उनका मैं ऋणी हूं, और उस ऋण को तो कभी नहीं जीवन में चुका सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप उन वीडियोस को देखो और अपने अंदर जो परिवर्तन ला सकते हो तो जरूर लाओ। चलेंगे प्यारे साथियों, शुरुआत करेंगे। न थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे साथियों का। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव, जय हिंद। प्यारे बच्चों, अब आप सभी के लिए आज जो क्लास होने वाली है उसमें हमारे साथी जुड़ भी चुके हैं। बच्चों, वरदान बैच आप सभी का मोस्ट पावरफुल बैच है। कुछ बच्चे हमारे साथ में, मैंने देखा बिहार बोर्ड के लिए बच्चों ये प्रॉपर डिजाइन बैच है, लेकिन अगर आप अदर बोर्ड्स के भी बच्चे हो, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेशन में हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हो। बच्चों, ये 12th की साइंस जो होती है ना, ये यहां पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर, बल्कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्लास होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए और कॉन्सेप्ट पर कमांड होना चाहिए। कमांड का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम फिजिक्स को कहीं से भी तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा, हम उसका जवाब दे ले जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। हाँ,
तो ये वरदान बैच आप सभी के लिए प्यारे बच्चों खूबसूरत सा तोहफा लेके आया। बिहार का सबसे सस्ता बैच है, कह सकते हैं भारत का सबसे सस्ता बैच। अगर आप सभी लोग ज्वाइन होना चाहते हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं हर बोर्ड एग्जाम के लिए। न्यूमेरिकल का वेटेज कहीं ज़्यादा, कहीं पर थ्योरी का वेटेज ज़्यादा, कहीं डेरिवेशन का वेटेज ज़्यादा, वो बात अलग है। एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन सिलेबस सेम होता है। सिलेबस लगभग सेम होता है, 90% सिलेबस सेम ही होता है। तो प्यारे साथियों, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये वरदान पूरे भारतवर्ष के लिए, कह सकता हूं हिंदी माध्यम में, वरदान ही साबित होने वाला है। 2027 के लिए बैच है। कोई समस्या आ रही बैच परचेस करने में तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, अन्यथा सीधे सीधे आप क्या करें, प्ले स्टोर पर जाएं और टारगेट बोर्ड ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आप अपना क्लास सिलेक्ट कर लेना 12th, वहीं पर आपको वरदान बैच दिख जाएगा। 11th में होंगे तो सफलता बैच दिखेगा, CUET करना चाहते होंगे तो आपको लक्ष्य बैच दिखेगा। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। 10th के लिए टॉपर बैच दिखेगा, 9th के लिए उड़ान बैच दिखेगा। ये सब चीज आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। आप सभी को जो चीज हमें आज सिखानी है, हमने कल होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था आप सभी को। हमने कल आप सभी को होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, क्या आपने वो लगाया? सर यहाँ होमवर्क भी मिलता है क्या? प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसी क्लास चलती है, आपको महसूस होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ते हैं। वक्त हो चुका है 6:30 बजे का, और चलो आनंद सर पढ़ाने आ गए होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कोई सिकवा होगी, ना कोई बहाना होगा, ना कोई सिकवा होगी, ना कोई बहाना होगा। आपको आपकी खुशियों की कसम आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में जलूल जलूल जाना होगा, जलूल जलूल पढ़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क आप सभी को दिया गया था, मैं लिख देता हूं, बढ़िया से करिएगा, इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत है। आपको बहुत जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, स्थिरता के साथ पढ़िए, चीजों को सीखिए। हमने कहा था, आइए पहले आपको मैंने ये क्वेश्चन शायद करवाया था कि नहीं, एक पहले ये क्वेश्चन हम आपको बता दें। ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं, जरा बताइएगा कि एक वस्तु पर -1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? मतलब एक बॉडी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बबुआ, एक बॉडी है, ये एक गोला है, ये एक गोला है, ये एक गोला है, इसको लेकर के हमारा गोलुआ खड़ा हुआ है, टेन टेन टेन, ये गोलुआ इसको पकड़े हुए है, इस गोला को। ठीक है, ये गोलू इस एक वस्तु पर -1 कूलाम आवेश है, मतलब इस पर प्यारे बच्चों -1 कूलाम का कैसा आवेश, ये माइनस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ऋणावेश है। इसका मतलब क्या है, इस पर ऋणावेश है। यस सर, यस सर, यस सर, हो गया था सर, वेरी गुड, हो गया था। मैं बस जल्दी से स्पीड से इसको बता रहा हूं। मतलब इस बॉडी पर जो ऋणावेश कुल है, जिसको इस गोलुआ ने पकड़ रखा है, तो कुल आवेश कितना है इस बॉडी पर, इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, 1 कूलाम का। ये C जो लिखा हुआ है मतलब 1 कूलाम, और माइनस लगा हुआ है मतलब ऋणावेश है। सामान्य अवस्था से, सर सामान्य अवस्था क्या होती है, ये नहीं समझ में आया। इसे कहते हैं बच्चों वैद्युत उदासीन होना, मैंने कल भी बताया था। थोड़ा बच्चों एक चीज को यार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो पलट नहीं दोगे, ठीक है, ओमिटिंग नहीं हो जाएगी, बस आपको सीखना है बाबू। ठीक है, आपने शेयर तो किया नहीं यार, तुमको लाइक करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना। रुक जाओ, कुछ देर बताते हैं। वैद्युत उदासीन सामान्य अवस्था होती है। अब इससे कितने अधिक इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, जिससे कि इस पे -1 कूलाम का ऋणावेश आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण वाला सूत्र, Q = NE से आप इस सूत्र को लगा करके यहां पर हल कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए ज्यादा, जिससे कि 1 कूलाम आवेश हो गया, ये आपको बताना है। तो n निकालने के लिए n बराबर क्या करेंगे, Q/E करेंगे। Q 1 कूलाम आवेश इस पर आ गया है, -1, तो माइनस नहीं लगाना है, केवल 1 लिखिए, बटे में इलेक्ट्रॉन आए तब तो इसमें 1 कूलाम आवेश हुआ। अब लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आए वो ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। इसे ही हमने कल हल करके बताया था। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, ये 10⁻19 ऊपर ले जाओ तो ये बन जाता है 100/16 × 10⁻18। जब इसे आप हल करते हो तो 6.25 × 10⁻18। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए 6.25, यही n की वैल्यू आई। n = 6.25 × 10⁻18।
इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जब किसी बॉडी पर आ जाएंगे तो 1 कूलाम का ऋणावेश हो जाएगा। मैंने फिर आपको प्रश्न दिया था घर के लिए, होमवर्क दिया था। प्रश्न क्या था कि यदि किसी वस्तु से, प्रश्न क्या था ध्यान से सुनिएगा, आपको जो मैंने प्रश्न दिया था बच्चा पार्टी वो किस प्रकार का था ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वस्तु से तिलकुट महाराज, यदि किसी वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या 10 करोड़, ओहो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 है ना 100 करोड़। यदि किसी वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो, क्या बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का, फिर से कह रहा हूं, प्रति सेकंड उत्सर्जित हो तो 1 कूलाम आवेश बनाने में, 1 कूलाम आवेश आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? वाह बबुआ वाह, कितना समय लगेगा, बहुत बढ़िया। कितना समय लगेगा, समय निकाल के बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एक वस्तु है प्यारे बच्चों, ये एक वस्तु है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। यदि किसी वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो तो 1 कूलाम आवेश आने में कितना समय लगेगा? मतलब बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इससे 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन क्या प्रति सेकंड बच्चों क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, अर्थात उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इस पर 1 कूलाम का आवेश कितने समय में आएगा? और वो भी कैसा आएगा? धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो इस पर धनावेश आएगा, है ना। तो आप इसको सवाल कैसे लगाओगे बबुआ? 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 की घात 9 है। ये बच्चों संख्या दी जा रही है, ये 10 की घात 9 क्या दी जा रही है? n की वैल्यू दी जा रही है, n बराबर 10 की घात 9। तो कुल उत्सर्जित आवेश कितना होगा? हाँ, आवेश प्रति सेकेंड उत्सर्जित आवेश का मान कितना होगा? तो Q बराबर NE होगा। आए तो Q बराबर N की वैल्यू कितनी है? 10 की घात 9 है। E की वैल्यू कितनी है? 10 की घात 9। E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। -19 में +9 घातें जुड़ेंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होते हैं। तो यहां से प्यारे साथियों Q बराबर आ जाता है 1.6 गुणे 10 की घात में -10। ये आया आवेश, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाला आवेश आया। हमें तो चाहिए कुल लगा समय, 1 कूलाम उत्सर्जित होने में लगा कुल समय। हाँ, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम, ध्यान से सुनो प्रश्न क्या पूछा है। 1 कूलाम आवेश उत्सर्जित होने में, 1 कूलाम आवेश उत्सर्जित होने में, ध्यान से सुनो यार, अगर न्यूमेरिकल से डरोगे तो तब तो हो गया। जिस डर से डर लगता था हमें, उस डर को हराना है मुझे। और जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके कुछ दिखाना है मुझे। हाँ, सब कुछ तो सही है। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है ना बाबू। हाँ, 10 की घात -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो सही है। ध्यान से देखो, 1 कूलाम आवेश उत्सर्जित होने में लगा समय, कुल समय निकालना है, लगा समय। ध्यान से सुनो, कैपिटल T बराबर हम कुल समय निकाल रहे हैं। 1 कूलाम उत्सर्जित होने में आवेश, तो 1 बटे में अगर हम देखें प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाला आवेश कितना है?
1.6 गुणे 10 की घात -10, तो 1.6 गुणे 10 की घात में -10। बच्चों अभी आपने इस तरह का प्रश्न एक हल किया कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 था, बटे में 1 जब इसे हल करेंगे तो भाई देखो 10 की घात 10 ऊपर जाएगा प्लस का, और बटे में 1.6 रहेगा कि नहीं रहेगा। आप इसमें गुणा कर निशान लगा लो, यहां पर दशमलव हटाओ, 1 लिखो, आगे 1 अंक था, 1 0 बढ़ा लो। इसको 10 की घात 10 ना लिख करके अगर 9 लिख दोगे तो 1 0 यहां पर लगा लो। अब 16 से 100 को डिवाइड करोगे तो वही आएगा 6.25। इस प्रकार से t बराबर बच्चों आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 9। ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए यार। अब 12th में पढ़ रहे हो, साधारण सा कैलकुलेशन है। फिर मैं कह रहा हूं कि 10 की घात -10 ऊपर गए तो 10 की घात प्लस के 10 बने, लेकिन मैंने 9 ही लिखे। क्यों? क्योंकि साइड में हमने 10 लिख दिया, मान लो, ठीक है, 1 0 लगा करके साइड में 10 लिख दिया। ये वाला जो 1.6 लिखा हुआ था, तो दशमलव जब भी हटाते हो तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 बढ़ाना पड़ता है, तो 1 0 मैंने और बढ़ा दिया, तो ऊपर 100 बन गए। अब 100 को 16 से जब भाग दोगे तो 16 छके 96, फिर 4 बचेंगे दशमलव, ये कर मैंने बताया था कल, अभी भी बताया। तो ये 6.25 गुणे 10 की घात 9 कितने आ गए ये बच्चों? सेकंड आ गए। इतने सेकंड। अगर इसे वर्ष में बदलना है, t बराबर जो ये वैल्यू दी जा रही है 6.25 गुणे 10 की घात 9 सेकंड, इसको वर्ष में बदलना है तो भैया वर्ष में बदलने के लिए भाग दो। एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। अब ये सेकंड में मान था, इसको हमने वर्ष में बदलने के लिए इतने आंकड़े से डिवाइड कर दिया। अब भैया इसको डिवाइड करेंगे सर बहुत लेंथी जाएगा ना बच्चा, मैं बस थोड़ा समझा रहा हूं, इसको हिंट देने के लिए बता रहा हूं। जब इसको डिवाइड करोगे ना लगभग आएगा 198.8। t बराबर लगभग में आएगा 198.8 वर्ष, मतलब कह सकते हो लगभग 200 वर्ष लग जाएंगे एक कूलाम आवेश। भैया हम कहते हैं 10 की घात 9 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन। आंकड़े सुनना, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकंड में बॉडी से, कोई गोला है, बॉडी से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन खच से बाहर निकाले, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में खटाक बाहर। तब अगर ऐसा करें तो किसी वस्तु पर अगर 1 कूलाम आवेश लाना होगा ना तो 200 वर्ष लग जाएंगे, 200 साल। समझ सकते हो कि 1 कूलाम आवेश कितना बड़ा है, 1 कूलाम आवेश कितना ज्यादा है, ये छोटा मात्रक नहीं है, कितना ज्यादा है बच्चों। इसीलिए सबसे बड़ा मात्रक क्या है भैया? सबसे बड़ा मात्रक तो फैराडे है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। लेकिन कूलाम भी बच्चों छोटा मात्रक नहीं है, कूलाम भी छोटा मात्रक नहीं है। 200 साल का मतलब समझे हो? अगर आपके दादाजी के दादाजी, आपके दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी 1826 में, ठीक है, 1826 में क्या कर रहे होते? 1826 में इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते, एक गोले से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते, हर सेकंड निकालते रहते, 10 की घात 9 10 की घात 9 10 की घात 9 10 की घात 9 10 की घात 9, और प्रति सेकंड निकालते, एक दिन नहीं प्रति सेकंड इतना काम करते रहते। तो और फिर ये दादाजी अपने नाती को, अपने पोता पोती को वो देते वही गोला कि अब इससे तुम निकालो ये निकालते रहते। तो बच्चों आज 2026 में, 2026 तक उस बॉडी में 1 कूलाम का आवेश आ जाता।
आज 2026 तक उस बॉडी में कितने कूलाम का आवेश आ जाता? 1 कूलाम का आवेश आ जाता। सर पीढ़ियां लग गई, पीढ़ियां निकल गई 1 कूलाम आवेश बनाने में, पीढ़ियां लग गई 1 कूलाम आवेश बनाने में। इतना छोटा आवेश नहीं है बच्चों, ठीक है, इतना छोटा आवेश नहीं है। प्यारे साथियों, हम लोग अब बात करेंगे, अच्छा ये टाइम टेबल है, आप लोग टाइम टेबल, आइए अब न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। सॉरी न्यूमेरिकल हो गया, अब चर्चा करेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में। आज का कॉन्सेप्ट, ये कल का होमवर्क था जो मैंने आप लोगों को करवाया, ठीक है, कल का होमवर्क था। चलिए पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हेडिंग लगाइए, सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए वैद्युत क्षेत्र। अच्छी राइटिंग में लिखना, हैंड रिटन नोट्स आपकी बननी चाहिए। मैंने संडे को क्लास नहीं लिया और मैंने नोटिफिकेशन में भिजवाया था कि आप सभी बच्चे लोग एक कॉपी ले लीजिए। यार क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं कल वो पढ़ रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा, नोट्स नहीं बना रहे। यार प्रॉपर ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए। हम तुम्हें कूट देंगे यार वहीं सीट पे बैठे बैठे, तुमको नहीं समझ आएगा मैं किन शक्तियों से लैस हूं, किन अद्भुत शक्तियों का मैंने अनावरण कर रखा है, ठीक है। हंसो मत, मतलब आपको लग रहा होगा कि सर हंस रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, है ना तो फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूं। अभी आप कर क्या रहे हो, आपके मुंह पे थोड़ी सी स्माइल है, थोड़ी सी स्माइल है, अब थोड़ी सी ज्यादा हुई है, बढ़ गई है, ये सब मैं कंडीशन बता सकता हूं आपको, बहुत अंतर्यामी शक्तियां हमारे पास है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट्स होनी जरूरी है बहुत ज्यादा। जब आप हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओगे तो आप सोचोगे जब रिवीजन करना होगा तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। यार बार बार ये नहीं होगा कि लाओ पीडीएफ देखे जाके, पीडीएफ ऑनलाइन में आप कितना पीडीएफ यार देखोगे खोल के, है ना। एक टीचर से आप जब फेस टू फेस पढ़ रहे हो तो आपको अपना नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। पीडीएफ की जरूरत तब पड़ती है जब आपको ना समझ में आया, यार देख लें जाके नोट्स कैसा सर ने दिया। बाकी पैनल पीडीएफ से नोट्स बनाओ, उस नोट्स का इंतजार करो ही नहीं यार। फुल नोट्स पे आश्रित रहने वाले बच्चे मतलब मेहनती नहीं है, और मेहनत करने पे मैं मजबूर करूंगा, ठीक है। चलो यार बैच लिया है, मम्मी पापा ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, तो उद्देश्य आपका भी तो होगा ना कि पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देना बीच में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार आप अपने घर पे रहते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने घर पे रहते हो, ठीक है, आप अपने घर पे रहते हो, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, और आप अपने घर में गांव में रहते हो। ध्यान से सुनिएगा वैद्युत क्षेत्र के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आपको आपके घर के लोग जानते हैं, है ना, आपको आपके घर के लोग जानते हैं, ठीक। जब आप बचपन में थे तो आपके परिवार के लोग जानते थे, जब थोड़ा खेलने लगे तो आसपास के घर वाले लोग भी जानने लगे, अच्छा ये किसका लड़का है, उनका लड़का है। जब थोड़ा मार्केट जाने लगे तो आसपास के गांव वाले भी लोग जानने लगे। तो एरिया क्या है, मतलब आपका पूरा एक क्षेत्र, जहां पे आप रहते हो आपका अपना एक क्षेत्र है ना। वहां पर मैं कह दूं गांव के किनारे, जैसे ही मैंने आपके गांव में एंट्री किया तो गांव के किनारे वाले घरों से मैंने पूछा कि तिलकुट महाराज का घर जानते हो, इस छापू सुल्तान का आपको घर पता है? तो भैया ने कहा भैया हमको तो नहीं पता। वहीं पर एक आगे एक और घर था जहां के दादाजी ने बोला हाँ हाँ वो लड़का, उसको जानते हैं, पढ़ता लिखता कम है, इधर टहलता रहता है। अच्छा तो बस उसी को पकड़ने आए हैं। अच्छा तो यहां से चले जाइए रास्ता। अब यहां पर आपका क्या हो गया, मतलब आप क्या क्षेत्र जो है यहां तक है, यहां तक क्षेत्र फैला हुआ है आपके। कहते हैं ना एक नाम से थोड़ा सा समझो, है ना, मैं अभी नाम का फील करा रहा हूं, बाकी अभी आपको समझाता हूं, है ना। विधायक जी का क्षेत्र, ये सांसद जी है इनका क्षेत्र, ठीक है। ये सबके क्षेत्र क्या है, अलग अलग अपने बटे हुए एक एरिया होता है, उनकी जान पहचान उस जगह पे ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही कहीं पर एक अगर आवेश रखा होता है बच्चों, मान लो ये क्यू कूलाम का कहीं पर आवेश रखा हुआ है, तो ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। ये अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है बच्चा पार्टी, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। ये इसका अपना एक क्षेत्र हो गया।
अपने चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित करता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसका क्षेत्र सर यहां तक है? वैसे ही बताया जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार आपके गांव में हम जब एंट्री किए तो गांव के किनारे वाले घरों से पूछा तो नहीं जानकारी थी, या किसी को जानकारी थी तो किसी को कम थी, ऐसा था। कम ज्यादा हो सकता ना। जैसे जैसे आपके घर के करीब पहुंचे गए, अरे भैया वो फलाना, वो देखो वो टहल रहा, ऐसे बता देंगे, है ना, वो देखो वो देख लीजिए उसको क्या हरकतें कर रहा है, ऐसे बता देंगे। लेकिन जब घर के दूर होंगे तो आपको लोग, हो सकता है किसी घर के सामने हम खड़े हो तो उस घर के 2 ही 3 लोग जानते हो, 2-3 लोग ना जानते हो, ऐसा होगा। वही चीज यहां पर भी है कि एक आवेश कहीं पर भी रखा होगा तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि सर क्षेत्र कौन पता करने आएगा? तो इसको पता करने आता है बच्चों एक परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश जिसकी परिभाषा मैं अभी लिख दूंगा। मान लो हम इस चलते जा रहे थे, ये एक क्यू0 है। ये क्यू0 क्या है? इसका नाम है आवारा आवेश। आवारा हवा का झोंका हूं, मैं निकला हूं पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूं, मैं निकला हूं पल दो पल के लिए। बच्चों ये थोड़ी देर के लिए आया है आवारा आवेश। इसका नाम आवारा नहीं है यार, बस ये कह रहा हूं इसकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को तो हमने इसको नाम दे दिया आवारा आवेश। बाकी इसका नाम सही क्या है? परीक्षण आवेश है। थोड़ा सा सुनना ध्यान से, मैं आपको याद रहेगा इसलिए जीवन भर, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। जब हम इसको, ये मान लो आवारा आवेश एक नाम का आदमी है, ये जा रहा था गाना गाते हुए, आवारा हवा का झोंका हूं, घूमते टहलते हुए जा रहा था, मैं निकला हूं पल दो पल के लिए। लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचा, इसको एक फोर्स महसूस, कुछ झंझनाहट महसूस, एकदम हुआ इसको, यार कौन हमको धक्का मार रहा है, यहां पर कौन यहां पर धक्का मार रहा है। तो इस आवेश का ये यहां पर क्षेत्र फैला हुआ है। जैसे ये इसके क्षेत्र में इंटर किया धन परीक्षण आवेश, इसको एक बल का अनुभव हुआ। जब इसे एक बल का अनुभव हुआ तो लगा भाई कुछ ना कुछ तो है, तो इसके क्षेत्र के प्रभाव से इसको बल महसूस हुआ। तो हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा यही लिखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इस आवेश के वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है या इस आवेश के वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, समझिएगा। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, बच्चों ये बिंदु आवेश होगा, ठीक है। बिंदु क्यों? क्योंकि हम पॉइंट वाइज इसे दिखा रहे हैं, पॉइंट चार्ज जिसे बोलेंगे। किसी बिंदु आवेश के चारों, क्लास में ही परिभाषा आपको याद हो जाएगी। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, हमें क्षेत्र बताना है, वो भी कैसा? वैद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, वह क्षेत्र लिख लो या ऐसा क्षेत्र लिख लो। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई ये अन्य आवेश, ये है दूसरा आवेश, अन्य मतलब दूसरा, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है या वैद्युत बल का अनुभव करता है। फिर से सुनो, किसी बिंदु, क्लास में याद करो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
चारों ओर का वह क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या यहीं पर ऐसा भी जोड़ सकते हो कि उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा लिखोगे तो और अच्छा लगेगा कि उसे उस बिंदु आवेश का, क्योंकि ये बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। यहां पर अन्य आवेश प्रयोग करने के लिए हम परीक्षण आवेश लेकर के आए हैं बच्चों। इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोला जाता है? धन परीक्षण आवेश बोला जाता है बच्चों। ये एकांक कूलाम का होता है। मैं अभी आपको धन परीक्षण आवेश की यहां पर परिभाषा लिख दूंगा। ये एकांक कूलाम का एक धन परीक्षण आवेश होता है। आवारा आवेश नाम नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे आवारा आवेश के नाम से तो हमेशा आपको याद रहेगा। मैं यहां पर इसकी एक छोटी सी परिभाषा नोट पॉइंट में लिख देता हूं, एक छोटी सी परिभाषा लिख देता हूं यहां पर धन परीक्षण आवेश की। धन परीक्षण आवेश इसे बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसे बोला जाता है इंग्लिश में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसे बोलते हैं। आप लोग इसके लिए लिख दो। इसके लिए क्या लिखोगे? यह एकांक कूलाम का धनावेश होता है। यह एकांक कूलाम का धनावेश होता है जिसका प्रयोग केवल प्रयोगात्मक कार्यों में होता है। जिसका प्रयोग केवल प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है। प्रयोगात्मक कार्यों में किया जाता है। यह एक काल्पनिक आवेश है। ठीक है, यह माना गया आवेश है। ऐसा नहीं कि यह पाया जाता है कहीं पर। ठीक है, यह माना गया आवेश। यह एक काल्पनिक आवेश है, परंतु इसके द्वारा प्राप्त तथ्य बिल्कुल सत्य होते हैं। अर्थात मान करके जो गणना हम करते हैं धन परीक्षण आवेश को लेकर के, जो भी हम गणनाएं करते हैं वो तथ्य बिल्कुल सही साबित होते हैं, सत्य होते हैं, इसलिए इसको नकारा नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों, ये हुई आपके वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। किन किन बच्चों को वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया है तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब तक ये चीज आप यस में हमें जवाब नहीं दोगे, जब तक हमें ये नहीं बोलोगे कि यस सर, हाँ हमें ये बात समझ में आ गई है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। अनु इंस्टा आईडी दो। ओके, लिख लो टारगेट बोर्ड ऑफिशियल। बहुत निब्बी ना पढ़ लो यार भाई, जिंदगी का सवाल है ना। हे अनुआ, यस सर, वाओ क्या गजब बात है। एक भी बच्चे का नो सर कमेंट नहीं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। एक बार और, अच्छा एक बार और। लेकिन ये सिर्फ रिवाइज जिन बच्चों को आ गया उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं आया उनके लिए ध्यान से सुनना। जहां पर भी आवेश होता है उसका अपना एक क्षेत्र होता है। ठीक है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे बच्चों हम एक जगह पर आग जलाएंगे, मान लो यहां पर, कहां बताएं, यहां पर देखो बताते हैं, है ना। अभी होलिका दहन होगा, होली खेलते हो ना सब लोग, अभी होलिका दहन होगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर ढेर सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं और यहां से जल रही है, ये देखो आग जल रही है, झिंग 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 झिंग। ये बच्चों क्या है? आग। ये क्या लगी हुई है? आग। आपको पता है आग के चारों ओर क्या बनेगा? एक क्षेत्र बनेगा, एक क्षेत्र बनेगा। डिग 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 डिग। ये आग क्या क्या होगा? क्षेत्र। अब बताओ, जहां पे आग जल रही होगी उसके 50 मीटर दूर खड़े होके कहोगे पता नहीं यार होली जली कि नहीं जली, है ना, होली जलाई गई कि नहीं जलाई गई, आपको पता चलता है आपके घर से? नहीं।
जब आप वहां उस क्षेत्र में जाते हो और थोड़ी दूरी पर, जहां पर आग जल रही होती है उसकी थोड़ी दूरी पर महसूस होता है, भाई आग जल रही है, महसूस करते हो ना, क्योंकि वो उसका सराउंडिंग, उसका क्षेत्र है चारों ओर का। तो ऐसा कहा जाएगा, आग के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पदार्थ इसकी गर्माहट या इसकी ऊष्मा का अनुभव करता है, उसे उस आग का क्षेत्र कहते हैं। वैसे ही यहां पर कोई बिंदु आवेश रखा है, तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इस बिंदु आवेश के वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्योंकि ये क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत बल उत्पन्न करता है। तो यह वैद्युत बल लगाता है, दूसरे पर वैद्युत बल लगाएगा, स्थिर है तो चलेगा, तो वैद्युत बल चुंबकीय बल दोनों लगाएगा। तो यह वैद्युत बल लगाता है या वैद्युत बल का अनुभव कराता है, तो उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो इसको हमने किस प्रकार भाषा में सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से रखा है कि एग्जामिनर इसे पढ़ के 2 अंक दे देगा। कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कामा लगा हुआ है, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। भैया इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो वैद्युत बल का अनुभव करेगा, तो वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को, जहां पर यह शब्द लिखा है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस क्षेत्र की चर्चा हो रही है और यह क्षेत्र कैसा है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो भाई समझ गए, ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया है तो ज्यादा समय नहीं देना है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे की बात होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा पार्टी इंटेंसिटी ऑफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये जीवन जो मिला है, आप इतना जान लो, जितना आप इनपुट करोगे उतना आउटपुट मिलेगा। जो आप काम कर रहे हो उसका फल मिलने वाला है। ये दुनिया काम पर चलती है, ये प्रैक्टिस पर चलती है, कोई चमत्कार नहीं होता। जितना ज्यादा आप खुद को नॉलेजफुल बनाओगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे दूसरों को दे पाओगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, चीजों को अच्छे से पढ़ो। आपने देखा कल भारत और साउथ अफ्रीका का मैच था, वहां पर साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन भारत से बहुत बेहतर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि भारत एक ऐसी टीम है जिससे भिड़ने के लिए, जिससे जीतने के लिए हमें पूरे मैच में पूरे एफर्ट्स, हर एक खिलाड़ी को 100 नहीं बल्कि 200% एफर्ट्स डालने होंगे, और सारे खिलाड़ियों ने वैसा झोंका भी। जबकि भारत के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी दिखी, कॉन्फिडेंस लूज दिखा, और ओपनर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सभी खिलाड़ियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा जिसकी वजह से वो शॉट अच्छा से खेल पाए, और इंडिया को, भारत को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ किस वजह से? लूज कॉन्फिडेंस होने की वजह से। उन्हें लग रहा था कि हम तो बहुत अच्छे से खेलते चले आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका को हम यूं ही हरा देंगे, बल्कि साउथ अफ्रीका पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करना होगा। हर एक इंसान, चाहे जो कोई भी हो, हर टीम के लिए लागू होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाली टीम है, वर्ल्ड कप जीतने वाली, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम है। पिछला वर्ल्ड कप जब 2023-24 का जो वनडे वर्ल्ड कप होता है 50 ओवरों वाला, वो जब क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता था फाइनल भारत से, तो उन्होंने ट्रॉफी को उठा करके ट्रॉफी की बेइज्जती की थी। सम्मान में मिलने वाली वो ट्रॉफी जिसे कई देश पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो 11 खिलाड़ी दिन रात पसीना बहा करके उसे पाना चाहते हैं। 4 साल में एक बार वो वर्ल्ड कप होता है। उस ट्रॉफी को उन्होंने पैरों तले रखा। उस ट्रॉफी को उन्होंने कहां पर रखा? पैरों तले। उसका अपमान किया, ऐसा अपमान किया कि उन्हें लगता है ये तो मेरे लिए आम बात है। और आज उस कर्म का फल देखिए कि वो सुपर 8 में T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है। अर्थात उनकी तुलना आज नेपाल, नामीबिया, USA, कनाडा ऐसी जैसी टीमों से तुलना हो रही है। श्रीलंका, अफगानिस्तान,
ऐसी टीमों से वो बदतर टीम हो गई है ऑस्ट्रेलिया टीम। इसलिए कहते हैं कर्मा इज बैक। जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको भविष्य में मिलेगा। जो चीज आप आज कर रहे हो उसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में मिलना है, वो चाहे गलत कार्य हो या सही कार्य हो। दुष्परिणाम आपको मिलेंगे अगर आपके गलत कार्य हैं, अगर आपके अच्छे कार्य हैं तो उसका एक सफल परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये जीवन का सिद्धांत होता है। इसलिए अगर आपको आज लग रहा है कि हम पढ़े नहीं यार, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा मजाक के साथ जिंदगी को जीते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस अभी नहीं हो, क्योंकि ये प्रतियोगिताओं का दौर है। इतना हाईटेक जमाना है बच्चों, इतना हाईटेक जमाना है, आपको मौका मिला है कुछ करने का। सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो। एक दिन में कोई चीज नहीं मिलेगी, एक साल में कोई नहीं मिलेगी, कई बार कई वर्ष लग जाते हैं। इंतजार करो, सही समय सही वक्त सबका आएगा, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। आप अपने कर्तव्य से पीछे हटके मत देखो। विद्यार्थी जीवन है, पढ़ना है, लाइव क्लास करो, अच्छे से पढ़ो और सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलो। आपको हैंड रिटन बनाना होगा, आलस इसमें नहीं दिखाना होगा, ठीक है। चलिए भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होती है भाई? ये क्या सर बता दिए आप? अब आओ, इसको भी मैं समझाता हूँ। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छपा रहेगा। सर सब चीज़ तो आप हमेशा के लिए छाप देते हो। हाँ कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ये देखो बच्चों, कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है धनावेश बिंदु O पर। ये कोई धनावेश रखा हुआ है बिंदु O पर, मान लो केंद्र पर ऐसे गोले के भीतर रखा हुआ है इतना सारा कूलाम का आवेश, ठीक है। अब ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र फैलाए हुए हैं। इसके चारों ओर क्या है बच्चा पार्टी? वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। ये वैद्युत क्षेत्र का सर्किल है उसका, ये वैद्युत क्षेत्र का सर्किल है। लेकिन मैंने क्या कहा? इंटेंसिटी का मतलब होगा, तीव्रता का मतलब औकात से होगा। औकात देखेगी, है औकात देखेगी, औकात से। इंटेंसिटी का मतलब होता है औकात। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? हंसी मजाक की बात में या औकात की बात कहाँ ले आए? अरे हंसी मजाक से पढ़ाइए सर, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता है, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन ये औकात शब्द क्यों ले आए? अब मेरी औकात की बात आ गई है। औकात मतलब ये होता है बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज का चारों ओर ये जो वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इसका हर जगह पर तीव्रता अलग अलग होगी। मान लो आप, वही चीज है, आप अपने घर में बैठे हो, है ना, आप अपने घर के शेर हो। अपने घर के शेर सभी लोग होते हैं, घर में मिलो बताएंगे, अगर हमारे गली में दिख गए तुमको कूट के रख देंगे, देख लेना है। हमारे एरिया माओ भला है, होता है बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। जब उस उम्र में आते हैं जहां पर खून उबाल मारता है ना, तब किसी से भी थोड़ी बहुत बात होती है। तो हमारे क्षेत्र में होते हैं ना, तो इनको बताते हैं हम भी अपने यहाँ रखे हुए हैं कट्टा बंदूकें गोला बारूद सब, इनको बताते हो तो कहो दूर है, नहीं तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वहां पर तीव्रता, इंटेंसिटी, औकात ज्यादा है। वैसे ही बच्चों यहां पर कि जब हम धन परीक्षण आवेश को इसके भीतर लेके आएंगे, आवारा आवेश पता करेगा हर जगह पर, यहां पर पता करेगा इसकी तीव्रता अलग है, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तो ये पूरा हुआ और तीव्रता इसकी औकात अलग अलग है भैया। आप अपने घर के ज्यादा बड़े शेर हो, आगे जब बाहर वाली गली में निकले तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई भैया, घर में तो सब लाठी डंडे तो घर में रखे हैं, तो आपकी औकात वहां पर कम है। उसके आगे वाली गली में तो आपको लोग भी नहीं जानते और औकात कम हो गई। अपने गांव से बाहर निकले तो 2 ही 4 10 लोग जानते, आपका औकात और कम हो गई। अपने पूरे जिले से बाहर आ गए तो पूरे भैया कोई जानबे नहीं करता है। बिहार से बाहर चले गए तो भैया कोई बिहारी आदमी मिल जाए तो सपोर्ट हो जाएगा, हमको कोई कमरा में मिल जाएगा, कहीं रहने के लिए आराम दे देगा, है कि नहीं? होता है कि नहीं? इंडिया का आदमी दूसरे देश में गया, अरे भाई तुम भी यार इंडियन हो यार, अरे यहाँ कैसे, है ना, तुरंत मिल जाता है सपोर्ट। क्यों? क्योंकि आपको वो जान रहा है, जान रहा है। ये होती है इंटेंसिटी, मतलब औकात, कि इस जगह की तीव्रता अलग, वैद्युत क्षेत्र में हर जगह की तीव्रता अलग अलग। वही चीज उदाहरण लो ना यार, होली में आग जलेगी ना, होली में आग जलेगी, सर करंट का आप ले लिए, ये होली में आग जलेगी। आप जब ज्यादा दूर खड़े होगे, आप जब ज्यादा दूर खड़े होगे तो आपको क्या, आग ज्यादा, इसकी गर्माहट, इसकी उष्मा आपको ज्यादा महसूस होगी? नहीं। जब आप इसके और करीब आओगे और ज्यादा उष्मा लगेगी, हाँ भाई, और नजदीक आओगे हाथ जलने लगेंगे, और पास लेके आओगे हाथ जल ही जाएंगे फिर भैया, ज्यादा नजदीक आओगे तो। वही चीज है कि भाई क्षेत्र तो बहुत दूर तक है, लेकिन इंटेंसिटी हर जगह की अलग अलग है। इंटेंसिटी हर जगह की अलग अलग है, तीव्रता मतलब औकात हर जगह की अलग अलग है। औकात देखेगी तो इसकी परिभाषा कैसे बनाई जाए वो बताओ भाई, परिभाषा कैसे बनाई जाए वो बताओ। यहाँ की तीव्रता अलग, यहाँ की तीव्रता अलग, ये धन परीक्षण आवेश महसूस करेगा
हर जगह पर वैद्युत बल अलग अलग महसूस करेगा, हर जगह पर ऊष्मा अर्थात ताप आपको अलग अलग महसूस होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब किस प्रकार परिभाषित किया जाए? वाह, पता करने कौन आया है? पता करने हमारा धन परीक्षण आवेश आया है। ये धन परीक्षण आवेश है, यही बच्चों प्रयोग करता है। सब सारे प्रयोग यही आवारा आवेश करता है। आवारा हवा का झोंका हूं, मैं आया हूं इंटेंसिटी पता करने के लिए। ये आया है अवकात पता करने के लिए। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ऐसा लिखेंगे, किसी लिखो या केवल वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र हो गया पूरा, और इसके भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, वो बिंदु कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस वैद्युत क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश जब लाया जाएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं भी, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, जितना भी वैद्युत बल उसे लगेगा, जितना भी वैद्युत बल उस पर आरोपित होगा, उसे ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि भैया वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश, एकांक कूलाम, पूरी बात ही लिख देते हैं, एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश। वैसे धन परीक्षण आवेश भी केवल लिखोगे ना तब भी सही है, क्योंकि धन परीक्षण आवेश एकांक कूलाम का ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा में अगर आप एकांक कूलाम शब्द हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, जितना, जितना भी उस पर, जितने वैद्युत बल का, जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, उसे, उसे, उसी वैद्युत बल को, है ना, मतलब उसे, उसे का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये हो जाएगा, उसे, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है? वैद्युत बल के लिए, कि परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, इसी वैद्युत बल को, अर्थात उसे, उसे उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, या उसे उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या परिभाषा आपको याद हुई मेरे लाल बाल गोपाल जी? क्या आपको परिभाषा याद हुई? इसे जो है मेरे प्यारे साथियों, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह सदिश राशि है। इसे वेक्टर ई से प्रकट करते हैं, वेक्टर ई से प्रकट करते हैं, क्योंकि यह कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम लिखते हैं सूत्र जो होता है E बराबर F अपान में Q नॉट। वेक्टर लगा हुआ हो तो वेक्टर E के ऊपर भी F के ऊपर भी बटे में धन परीक्षण आवेश लिख देंगे। ये प्यारे साथियों इसका सूत्र होगा। किसका सूत्र है ये? तो मेरे लाल बाल गोपाल जी, मेरे रसगुल्ला, मेरे लड्डू पेड़ा, काजू कतली, इसका क्या सूत्र होगा? ये E बराबर F अपान में Q नॉट। ये वैद्युत बल है, Q नॉट का मान 1 होता है। अगर Q नॉट का मान 1 रखा जाएगा तभी बताओ, यहाँ Q नॉट बराबर बच्चों क्या होता है? 1 कूलाम होता है। तब आपको देखो, अगर Q नॉट की जगह 1 रखोगे तो वैद्युत बल किसके बराबर आएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल होगा, है ना। इसीलिए कहा गया कि अगर एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, जितना वैद्युत बल उसको उस बिंदु पर लगेगा, वही वैद्युत बल ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अर्थात वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये वेक्टर E बराबर वेक्टर F याद रखिएगा। यहां से मात्रक क्या निकलेगा बच्चों?
मात्रक क्या निकलेगा, कौन बताएगा? मात्रक क्या आ रहा है? मात्रक बच्चों आ रहा है वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन और कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है। विमा इसकी क्या होगी, कौन बताएगा? विमा, विमा कैसे निकालेंगे? देखो बल की विमा होती है mLT-2। सर ये विमा क्या है, हम तो 11th पढ़बे नहीं किए सर, हम 11th तो पढ़बे नहीं किए सर, तो क्या जाने। कोई बात नहीं, ये मात्रक को व्यक्त करने का एक नया तरीका है। जैसे बल के लिए आप F बराबर ma याद करो, तो आप बल m द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो द्रव्यमान के लिए ऐसे लिखोगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही ये लिखा हुआ है mLT-2, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया, घातों के रूप में लिखा जाता है, उसे विमा कहते हैं। हम एक बेसिक क्लास जल्द ही आप सभी के लिए रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप सभी को मिल भी जाएगी, परेशान मत हो, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे। mLT-2 आवेश की विमा होती है बच्चों AT, लेकिन तब तक के लिए आप इसे समझो, और नहीं समझ में आता थोड़ा तो रट भी लो, है, क्योंकि जब 11th पढ़ा ही नहीं तो हम क्या करें भाई, बताओ। इतना फिर तो थोड़ी है कि हम आपको M फॉर मैंगो होता है ये भी बताएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। ML T बच्चों, एक 1 इधर है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -2 -3 हो जाएगा, है ना भाई। -1 ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, -3 बन जाएगा। A ऊपर जाएगा तो -1। ये प्यारे बच्चों हो गई इसकी वैद्युत क्षेत्र की विमा। यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, इधर मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूं, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। कौन सदिश राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है बच्चों। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा आपका ये परिभाषा हो गई। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी लाल बाल गोपाल, छापू सुल्तान, प्यारे प्यारे वे आशिक, सभी ने लिख लिया होगा, है? अरे सर क्या बात कर रहे सर, आप हमारे अंतर्मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं सर, इतने खतरनाक तो हम नहीं हैं। बताओ भाई, ये परिभाषा याद रहेगी भाई, 4 लाइन की मुश्किल से परिभाषा है यार। हाँ बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं बबुआ, आगे, है ना, आगे बढ़े के फिर आपको पढ़ाएं हम। तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि जैसे तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा चलो, वाह बहुत बढ़िया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आ चुका है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा ना तो वहां ऐसा पूछा जाएगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बताइए। इसका मतलब यही हो रहा होगा कि उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछ रहे हैं। ठीक है, हालांकि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग बातें, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तो वहां पर बार बार ये नहीं लिखा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, वहां यह लिखा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र बताइए, वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए, ऐसा लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाकी ऐसे परिभाषा अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, तो दोनों की परिभाषाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझ सकते हो। ये ओवरऑल पूरे क्षेत्र की बात हो रही है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर्टिकुलर किसी बिंदु पर, चाहे जहां कहीं भी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही वो बिंदु होगा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक कूलाम का धन परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, इसी वैद्युत बल को ही तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर है। ठीक है बाबू, ठीक है, आओ आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं की जरूरत पड़ती। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत बल रेखाएं इन्हें बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब कौन जानेगा क्या लिखोगे, दोनों ही शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन। चलो भाई कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या होती है सर, मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा सर क्लास छोड़ के। ये बताओ मुझे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं सर, मैं आज सीख के जाना चाहता हूं यहां से। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे तुमको भंडारे में छोड़ा जाता है जैसे तुमको भंडारे में छोड़ा जाता है तो तुम खाने के प्रिय आदमी हो, ठीक है। इंसान क्या होता है, खाने का भूख, मतलब खाने का बड़ा शौकीन होता है, कोई भी इंसान हो, होते हो कि नहीं। अगर एक भूखे आदमी को छोड़ दिया जाए भंडारे में तो वो जिस प्रकार की गति करेगा, पूड़ी कहाँ है, सब्जी कहाँ है, सलाद कहाँ है, प्लेट पहले कहाँ लगी है, पहले तो प्लेट ढूंढेगा। तो सभी काउंटर में वो जाएगा, सभी काउंटर में वो जाएगा, वो घूम घूम के खूब टहल टहल के गति करेगा, ठीक है। जिस ओर उसको ज्यादा आकर्षण बल लग रहा होगा, जिस तरफ ज्यादा भीड़ लगी होगी वहीं भाग जाएगा कि भैया कुछ तो ज्यादा अच्छा पदार्थ है, खाने योग्य है ना, कुछ भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ जो भी होगा बहुत अच्छा वाला लगा होगा, तो वो वहां उसी दिशा में भागते हुए जाएगा। सर ये एग्जाम्पल जो है ठीक है सर, इतना भंडारे हम लोगों की इतनी बेइज्जती मत कीजिए। बात यह है बच्चों कि कहीं पर भी क्षेत्र फैला हुआ है, वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। मान लो कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है पूरे बोर्ड में। क्यों, कैसे? मान लो बच्चों एक तरफ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था, एक तरफ ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और एक तरफ ये माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। हालांकि आप प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों एक साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां पर दो आवेश कहीं बोर्ड में रखे हुए थे, हमने धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिया, जाओ आवारा आवेश को, आवारा हवा का झोंका हूं। जैसे ही इसको छोड़ा इस पे बल लगा, इसने इसको ढकेला, भाग रे भाई, ये इसी को ढकेला, जैसे ही छोड़ा तो इसको ढकेला और इसने, माइनस वाले ने कहा भाई तू मेरे पास आना, इसके पास गया। मैंने इधर छोड़ा इसको, जैसे ही धन परीक्षण आवेश को उठा के मैंने कहा टिचिक इधर छोड़ा, ये इधर बेचारा इसने खदेड़ दिया अपने पास से, लेकिन ऋणावेश ने इस तरफ अपनी ओर खींच लिया, ऋणावेश ने अपनी ओर खींच लिया, ऋणावेश ने अपनी ओर खींच लिया। मैंने फिर उठाया धनावेश को, फिर छोड़ा, फिर वो ऐसे ही गया। मैंने फिर उठाया, फिर यहां छोड़ा, फिर भी नहीं माना, फिर ऐसे गया, फिर छोड़ा, फिर इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब ये इधर जा रहा है तो बाहर की ओर ही रहेगा। अर्थात भैया ये क्यों सर बाहर की ओर, इससे तीर बाहर की ओर आप क्यों बना रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। इस आवेश से आप तीर बाहर की ओर क्यों बना रहे हो? क्योंकि बच्चों धनावेश धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और ऋणावेश जो होगा वो धन परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचेगा। ये धन परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से प्यारे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो धनावेश से जाती हुई और ऋणावेश की ओर जाएंगी। अब बच्चों ये बात आती कि परिभाषा वैद्युत बल रेखाओं की या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की हम कैसे लिखेंगे? तो ये कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश जिन पथों पर गति करता है, ये चला है, इन पथों पर इसमें दौड़ा है, भागा है, उन्हीं पथों को, जहां पर आपने चल के गर्दा उड़ाया भंडारे में, उन्हीं पथों को क्या कहा जाएगा? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत, जैसे आपको छोड़ा गया, ही गया गुलुआ इधर से चला, वो देखो इसके पैर बने हुए भंडारे में, पूड़ी तक वहां तक गया है, छोले में वहां तक गया है, ठीक है, पनीर की सब्जी लेने वहां तक गया है, पानी पीने, कोल्ड ड्रिंक लेने वहां तक गया। तो आपके पैरों के जो निशान भंडारे में चले, छोड़े गए, वही बच्चों आपके क्या कहलाएंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, भंडारा आधारित रेखाएं कहलाएंगी। तो हम इसमें एक परिभाषा क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश, ये बच्चों इसको रट लो, धन परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश एक प्रायोगिक आवेश है जिसे सिर्फ प्रयोग करने के लिए लाया जा रहा है।
वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल धन परीक्षण आवेश जिन वक्र पथों पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसे छोड़ा गया। अब जब छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश को, तो यह जिन पथों पर, पथ का मतलब यहां वक्र पथ जोड़ेंगे। सर वक्र क्या होता है? आपके मन में सवाल उठने चाहिए, नहीं उठ रहे तो यार हम ही उठा रहे हैं कि वक्र क्या होता है। ये लाइन खींच दिया, ये वक्र है, इधर खींच दिया, ये वक्र है, ये त्रिभुज बना दिया, ये वक्र है, ये आयत बना दिया, ये वक्र है, ये गोला बना दिया, ये वक्र है। ये सारी चीजें क्या होती? वक्र ही होती हैं। एक सरल रेखा भी बच्चों वक्र ही होती है। तो जिन वक्रपथों, यहां पर वक्रपथ कोई न कोई लाइन बन रही है, कोई ना कोई चित्र जैसा बन रहा है ना, है ना, एक पथ बना रहा है। तो जिन वक्रपथ पर गति करता है, गति करता है, जिन वक्रपथ पर गति करता है, उन्हें ही तो क्या कहते हैं? उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, जो भी लिखना चाहो। मैं केवल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लिख रहा हूं क्योंकि आपको परिभाषा बड़ी ना लगे, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अरे वाह सर, बड़ी छोटी सी परिभाषा आपने लिख दी है, गजब सर, मुझे याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्या बच्चों? वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश जिन वक्रपथ पर गति करता है, उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? हाँ, कोई दिक्कत हुई है? नो सर, नो सर। बहुत सारे बच्चों का मैसेज यही आता है कि सर हम 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन 12th में अब लग रहा है कि हम अच्छा करेंगे। बहुत सारे कमेंट आप देख सकते हो, जब वीडियो खत्म होता है बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट्स रीड करता हूं, तो यही सब लिखा होता है, सर मैंने 11th कहीं से पढ़ा, लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूं तब से मेरी फिजिक्स बहुत ग्रोथ हुई है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है आपको लैंग्वेज कम समझ में आई हो, आपको फिगर बना के ना समझाया गया हो, क्योंकि बच्चों का स्तर, शिक्षक तो अपने आप में भाई नॉलेजफुल है, लेकिन बच्चों के स्तर को शायद टीचर ना समझ पाए, या बच्चा टीचर के बातों को ना समझ पा रहा हो। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, आज की डेट में आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। यहाँ पर सिर्फ भावनात्मक रूप से सोचना बहुत गलत होगा। आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा कि हमें चीज़ों को सीखना है और बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके लिए आपको दिन रात अब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इससे बच नहीं सकते। आपको कंटेंट की क्वालिटी समझनी है, आपको तरीका समझना है, और उस पर आधारित आपको मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, ये हो गए वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज या फीचर्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप सभी लोग, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आप ये भी लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं? तो मेरे लाल बाल गोपाल जी, मेरे टीपू सुल्तान जी, मेरे तिलकुट महाराज जी, मेरे वो भंडारे के खतरनाक उपभोक्ता, पहला क्या होता है? पहला, वैद्युत बल रेखाएं, मैंने यहां पर देखा कि ये धन परीक्षण मतलब कहां पर, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं, है ना भाई। वैद्युत बल रेखाएं, अगर हम धन परीक्षण आवेश को छोड़ रहे हैं तो ये यहां से जा करके धनावेश से प्रतिकर्षित होकर ऋणावेश में जाके मिल जा रहा है। तो बच्चों यहां पर लिखा जाता है कि धन परीक्षण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लिखो या क्षेत्र रेखाएं लिखो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। धनावेश से चलकर, धनावेश से चलकर
ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। 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 दूसरा पॉइंट देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसी वजह से इस वक्र को खुला वक्र बोलते हैं, क्योंकि यहां से जाके वहां खत्म, बात खत्म, बंद नहीं हुआ, ऐसा चल के ऐसे नहीं हुआ, बल्कि वैद्युत बल रेखा कैसी, यहां से चला, ये प्लस क्यू से चला और माइनस क्यू पे जाके वैद्युत बल रेखाएं खत्म हो गई। जब बच्चों चुंबक पढ़ेंगे ना तो वहां पर पढ़ेंगे कि एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। जो चुंबकीय बल रेखाएं वो होती हैं वो नॉर्थ से बाहर की ओर चलकर साउथ में जाती हैं और अंदर ही अंदर चुंबक के भीतर फिर साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं, इसलिए उनको बोला जाएगा बंद वक्र बनाती हैं। लेकिन यहां बोला जाएगा इस कारण की वजह से कि वो धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त हो गई, इसलिए ये बल रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं जो हैं खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा बिंदु हो गया, खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाती हैं। दूसरा बिंदु देखिएगा, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसका, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है बच्चों 2 अंक में कि वैद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग भाई पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं तो मैं इंपॉर्टेंट लिखता नहीं हूँ, है ना। वो क्या इंपॉर्टेंट यार, सब कुछ तो पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सारी चीजें तो ये तो पढ़ना ही है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर पर्टिकुलर उसी बिंदु पर बात हो रही है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। रुको समझाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ध्यान से सुनो कैसे मैं कह रहा हूं। मान लो बच्चों, टिंग 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 टिंग, ये धनावेश रखा हुआ है, ये ऋणावेश रखा हुआ है, टिंग टिंग टिंग, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, वैद्युत बल रेखाएं ये जा रही हैं, टिंग 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 टिंग, ये वैद्युत बल रेखाएं बच्चों। ये तो ये वैद्युत बल रेखाएं किस दिशा में देखोगे आप, हमेशा ये जो एरो बने होंगे वो धनावेश से ऋणावेश की ओर बने होंगे। अब आपसे मैंने कहा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैंने आपसे कहा, हाँ यहां पर मान लो मुझे बताना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दो, टिक 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 टिक, ये देखो खींच दी स्पर्श रेखा। अब बात ये आती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्पर्श रेखा तो खींच दी लेकिन किस ओर दिशा। तो बच्चों अगर आप यहां पर धन परीक्षण आवेश को छोड़ोगे तो ये क्या बच्चों बताओ धनावेश की ओर आएगा, ना 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 ना, ये जाएगा ऋणावेश की ओर। तो इसकी दिशा जो ये स्पर्श रेखा खींचे हो, ये इस दिशा की वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं। तो भैया ये जान लो कि ये धन परीक्षण आवेश जो है जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? क्लियर भाई? क्लियर मेरे दोस्त? समझ में आ गया? ओके, 3 पॉइंट हुए। आइए चौथा पॉइंट। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखाएं
यहीं पर लिख देते हैं। हाँ, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिकर्षित नहीं, काटती नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बच्चों समझ में आ गया? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं बताओ? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी, और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। कभी भी एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती। दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, ये बच्चों क्लियरिफिकेशन लिखा हुआ है। आपको ये नहीं लिखना है गुण में केवल इतना लिखना है आपको, ये चीज जो है यहां तक ये नहीं लिखना है, केवल क्लियरिफिकेशन आपके याद करने के लिए लिखा गया। आप केवल इतना लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ये नहीं लिखना है, ये आप याद रखने के लिए केवल करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर एक स्पर्श रेखा, मैंने एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है। अब देखो ये कटान बिंदु है, तो यहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक तो ये और एक ये। अब इस प्रकार से केवल इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं। आप बताओ क्या एक ही साथ यहां इस सामने और इस तरफ एक ही बार में देख लोगे? एक साथ एक ही समय पर इधर भी देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए, नहीं, आपकी आंखों की दिशा एक समय पर एक ही ओर होगी। तो वही है प्यारे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो कटान बिंदु पर एक ही होगी, लेकिन कटान बिंदु होना ही नहीं, कभी भी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि कटान बिंदु होते नहीं, होगा। अगर बच्चों ये वैद्युत बल रेखा किसी एक वैद्युत क्षेत्र की, अलग वैद्युत क्षेत्र की है, और ये वैद्युत बल रेखा किसी दूसरे वैद्युत क्षेत्र की है, तब कटेगा, तब कटान बिंदु होगा, तब बिल्कुल होगा भाई। तब यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र की स्पर्श रेखा E1 इसका मान अलग होगा और इसका मान अलग होगा, E2 का मान अलग होगा। तब बच्चों यहां पर दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र अलग अलग हैं, तो कटान बिंदु होगा। समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती हैं, असमान वैद्युत बल रेखाएं काटेंगी, असमान वैद्युत बल रेखाएं काटेंगी, समान नहीं काटेंगी। ठीक है, बात समझ में आई? चलो 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट जो है, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। मतलब जो एक डोरी को तान दीजिए और उसको खींचिए तो लचकदार डोरी जो होती है उसके समान, उसकी तरह ये सिकुड़ती हैं। ठीक है, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। बस इतना ही लिख लो, और क्या बताएं। ये 5 आप बिंदु लिख लो, इतने पर्याप्त है। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है, क्लियर? जो भी मैंने आज पढ़ाया जरा एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको ये एक न्यूमेरिकल बताया था, जो होमवर्क था वो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया, समझाया। इसके बाद मैंने आज वैद्युत क्षेत्र आपको बताया, जो कि बताना था, आज का टॉपिक ही था हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र। प्लस हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई, E = F/Q0, ये सूत्र बताया। यहां पर फिर मैंने आपको वैद्युत बल रेखाएं बताई, इसकी परिभाषा को समझाया। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ, या कह लो फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो भी मैंने सिखाया। इसके साथ साथ मैंने आप सभी को ये न्यूमेरिकल जो कल बताया था उसी का थोड़ा सा रिवीजन भी कराया। अब आप लोग, ठीक है, कल हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, रोज न्यूमेरिकल हम लोग एक दो न्यूमेरिकल हल करते हुए चलेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी होती है, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास प्यारे बच्चों शानदार होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। और हाँ, क्लास समाप्त होने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके जरूर जाइए कि कैसी क्लास लगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी और आज की क्लास से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, मोटिवेशन जो भी है, क्लास खत्म हो जाने के बाद कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ईश्वर का दिया कभी कल अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से मेरे दोस्त दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।